नमस्कार, आदाब। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो अभी हाल में ही ईरान ने जो अ, बलूचिस्तान के 2 ठिकानों पर अटैक किया और जिससे कि मरने वाले ज़्यादातर बच्चे और लड़कियाँ थीं। लेकिन ये है कि ये एक आतंकवादी संगठन जिसको ईरान मानता है, ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका और बहुत से देश उसको आतंकवादी मानते हैं। ये जैश अल अद्ल इसके मतलब ये होते हैं कि आर्मी ऑफ जस्टिस। ये एक संस्था है जो 2012 से काम कर रही है इस रीजन के अंदर। ये इन्हीं ने काफ़ी कई जगह बॉम्बिंग बलूचिस्तान में भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को निशाना बनाया है। इसके अलावा शिया ठिकानों पे भी अटैक लगातार ये लोग करते रहते हैं और ये काफ़ी सक्रिय हैं। ईरान में जो बलूचिस्तान का बलोच स्पीकिंग एथनिक माइनॉरिटी जो वहाँ पे रहती है, उसमें उस प्रांत का नाम है सिस्तान प्रोविंस, ख़ास तौर से वहाँ के ऊपर। और दूसरे एरियाज़ भी हैं उससे मिले हुए जहाँ पे बलोच एथनिक कम्युनिटी है, वहाँ के ऊपर ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट को वहाँ के सपोर्ट करते हैं और उसके चलते हुए ईरान को भी ये टारगेट करते रहते हैं। ये काफ़ी समय से ये समस्या चल रही है, कोई आज से नहीं है, ये काफ़ी पुराना हो गए हैं। ये मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन है, वहाँ अलग-अलग नाम से, अलग-अलग जगह से करते हैं। स्वयं ये जैश-ए-अदल जो थी, इसको जो बनाने वाले थे, वहाँ पे इससे पहले एक जुंदाला ग्रुप था, जो कि बहुत फायर्स फाइटर था। भारी उसने उपद्रव मचाया था, बहुत लोगों को मारा है उस ग्रुप ने। उसके लोगों ने इसको बनाया है, उसी से निकल के इसको जन्म दिया गया। अब ये है कि ये इनका कहा जाता है कि इनके संबंध जो हैं, कुछ दूसरे मिलिटेंट ग्रुप से भी हैं, जैसे कि अ, वहाँ पे अल-कायदा से भी हैं और उसके अलावा फिर तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ भी कुछ कोऑपरेशन इनका कहीं-कहीं नज़र आता है। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौबा ये सब बेसिकली इसमें ये जो ऑर्गनाइज़ेशन है ये इनकी आइडियोलॉजी वही है जो तालिबान की है, यानी देवबंद से जुड़े हुए मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, ये भी हैं और दूसरे लोग भी इसको जॉइन कर चुके हैं। और ये इनका एम ये है कि वहाँ के ऊपर बलूचिस्तान में एक प्योर सुन्नी इस्लामिक स्टेट का गठन, जैसा कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो कर रहे हैं तालिबान, उस टाइप का ये चाहते हैं। और इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट बेस नहीं है मुल्क के अंदर अ, वहाँ पे अ, बलूचिस्तान में, मगर चंद लोग काफ़ी होते हैं किसी भी एरिया में या किसी भी शहर की में अमन शांति को भंग करने के लिए अगर वो मिलिटेंट हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि ये लोग जो हैं, ये वहाँ पे अकेले नहीं हैं, बहुत से आतंकवादी संगठन हैं। आतंकवादी के अलावा कुछ वहाँ पे सेकुलर अ, मूवमेंट भी हैं। बलूचिस्तान के अंदर कई किस्म के मूवमेंट हैं। एक तो वो लोग हैं जो बलूचिस्तान आर्मी जिन्हीं ने बना रखी सेना के रूप में काम करते हैं, बाकायदा अंडरग्राउंड उनका नेटवर्क है, काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सपोर्ट भी है, जो चाइनीज़ मुल्क के लोगों के ऊपर फिर उसके अलावा पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के दूसरे जो गवर्नमेंट पुलिस इनको निशाना बनाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करना। इसमें कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि पहले उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी पाकिस्तान दे फिर उसके गौरतलब ये है कि बलूचिस्तान जो थे ये बलोच वहाँ के ये कभी पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। ये आखिर तक रेसिस्ट कर रहे थे और फिर उसके बाद 1948 में पाकिस्तान बनने के बाद इनको पाकिस्तान की सेना ने एनेक्स कर लिया था। इनके नेगोशिएशन चल रहे थे उसी बीच में। और वहाँ पे जो लीडर थे अकबर बुगटी का नवाब बुगटी का परिवार फिर उसके अलावा और भी बहुत से बड़े लीडर्स थे वहाँ के ऊपर। जिनका मानना ये था कि इन लोगों का कि वो भारत के साथ या तो मिल के रहें या इंडिपेंडेंस चाहते थे। यही नहीं बल्कि बगल में जो खैबर पख्तूनख्वा है,
जिसको पहले के हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, वो लोग भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ जुड़ना। वहाँ के ऊपर बादशाह खान जो थे वो उसके सबसे बड़े लीडर थे, जिनको कि सरहद्दी गांधी भी कहा जाता था। ये संस्थाएँ हैं, इसमें से बहुत से तो रोग एलिमेंट्स हैं, वॉरलॉर्ड की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने रेप भी किया है, मर्डर भी किया है, एक्सटॉर्शन, लोगों को फिरौती किडनैप करके बलोची के साथ ऐसा किया, खुद अपने लोगों के साथ ऐसा किया है। और ये अमूमन देखा गया है कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, इनमें जब लीडर हट जाता है तो डिवीज़न भी हो जाता है और फिर उसके अलावा इससे कुछ लोग हट के इस तरह के धंधों में भी जुड़ जाते हैं। अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये ज़्यादातर इस तरह की परेशानी आती है। ख़ासतौर से छोटी ऑर्गनाइज़ेशन में तो बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पे बहुत से मिलिटेंट ग्रुप हैं, सब जिसको भी वेपन मिल जाता है। इनकी अ, बलूचिस्तान के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि ये लोग जो है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है एरिया वाइज़ और सबसे कम पॉपुलेशन है इसकी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े अच्छे खासे बड़े भंडार जो हैं तेल, गैस, दूसरे मिनरल, कॉपर और गोल्ड और इसके अलावा सल्फर और बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन वहाँ बहुत करीब है लोग हैं वहाँ के। पाकिस्तान ने हमेशा इनको एक ऑक्युपाइड टेरिटरी बल्कि ये समझ लीजिए कॉलोनी की तरह से ट्रीट किया था। डेवलपमेंट इतना कम किया हुआ है कि अब तक और इनकी परेशानियाँ लगातार। दूसरी इनकी समस्या जो है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के चलते हुए बड़े मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे आ रहे हैं। एक डीप सी पोर्ट भी बना है और एक इंडस्ट्रियल बेस भी चाइनीज़ वहाँ पे बना रहे हैं। तो जिनके चलते हुए बड़ी संख्या में चाइनीज़ मूल के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे जो दूसरे पश्तून वर्कर भी बहुत से आ गए हैं, उनको अच्छे वर्कर समझे जाते हैं, इसलिए पश्तून से वर्कर भी बुला लिए गए हैं। फिर उसके बाद जो छोटे-मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं जो पंजाब के, वो भी पंजाब के हैं, लोकल नहीं है। और अधिकतर काम जो है वहाँ पे ये चाइनीज़ स्वयं करते हैं। तो इनको एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट्स में भी नहीं मिल रही। और जो बिजली वगैरह बन रही है उसकी कॉस्ट बहुत आ रही है, तो इसलिए वो सीधी चाइना चली जाती है। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इस तरह से ये लोगों को लगता है कि इनका खान-पान, रहन-सहन, भाषा सब पे असर पड़ रहा है, बड़ी संख्या में बाहर के लोगों के आने की वजह से। ये एक समस्या इनके साथ इंटरनल है और दूसरी तरफ ये भी है कि हम सभी जानते हैं कि ये सब जो आतंकवादी ग्रुप की शुरुआत तो पाकिस्तान ने ही की थी, पाकिस्तान की सेना ने की थी, पाकिस्तान ने इनको बनाया था इसलिए कि ये जो वहाँ पे सेक्युलर मूवमेंट था उसको कमज़ोर करने के लिए। और ये काम ज़ियाउल हक साहब के समय से शुरू हो गया था और इन्हीं ने काफ़ी हद तक कमज़ोर किया, लेकिन दोबारा से सेकुलरिस्ट ग्रुप फिर से नज़र आने लगे हैं और काफ़ी शक्तिशाली हैं। एक तरफ तो ये लोग हैं, दूसरी तरफ इनका पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन, सोशल ग्रुप भी है, सोशल वर्कर्स भी हैं जो इनके बीच में काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि वहाँ की औरतों ने धरना प्रदर्शन किया इस्लामाबाद में आके, इस ठंडक में वो वहाँ पे बैठी हुई थी। तो ये लोग सब पाकिस्तान के अलग-अलग अ, डिवीज़न है। पाकिस्तान की सेना ने जो वहाँ पे रिप्रेशन किया है, उसमें भी हज़ारों लोग गायब हैं और पता नहीं कितने लोग मार डाले गए हैं वहाँ पे, जिनकी पता नहीं। ये औरतें उन्हीं को डिमांड कर रही हैं, किसी का भाई गायब है, तो किसी का बेटा और किसी का हस्बैंड और उसमें बात यही नहीं पता कि वो कहाँ पे है और अक्सर ऐसा होता है कि किडनैप कर ले जाती हैं ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ और बाद में उनको मार भी दिया जाता है टॉर्चर करके। ये हालात उनके बहुत ख़राब हैं और उसी में ये इन आतंकवादी संगठन को भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ को पाक ईरान के खिलाफ और कुछ को अफ़गानिस्तान की वार में भी इनका इस्तेमाल हो रहा था, अफ़गानिस्तान और इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए। यही नहीं बल्कि इ इनका दूसरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में भी कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पे भी बहुत से जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है उनके भी देशों के अलग-अलग देशों के अलग शिविर्स वहाँ पे चल रहे हैं अ पाकिस्तान के अंदर और बहुत से ने तो अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो डाइवर्ट कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है अफ़गानिस्तान में भी।
पाकिस्तान की सेना ने कहा जाता है कि इन लोगों को ज़्यादा ट्रेन किया है, ये अमेरिकन्स भी मानते हैं इस बात को और इनका इस्तेमाल अपने पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की है, यानी इन आतंकवादी संगठनों की मदद से वो चाहता है कि अ अ, अपना इन्फ्लुएंस ये तेल ऑयल रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में बढ़ाने का। और पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही जिससे वो दोस्ती करता है, वहाँ उनका भी वो इस्तेमाल करता है, उनके खिलाफ भी आतंकवाद का या दहशत का इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने से बड़ी फंडिंग उनको मिली तालिबान के खिलाफ लड़ने की, लेकिन उन साथ में तालिबान को पनाह भी दी। अमेरिका ने की जो वॉर ऑन टेरर था जिसके तहत वो लोग अ, अल-कायदा से लड़ रहे थे, तो लेकिन अल-कायदा के जो चीफ थे उसामा बिन लादेन, अमेरिकन ने उनकी भी हत्या पाकिस्तान के अंदर की, उनको भी छिपा के रखा था और अल-कायदा भी वहीं से ऑपरेट हो रही थी। तो पाकिस्तान हमेशा दोहरी नीति अपना अब सवाल ये होता है कि ये इनके इस तरह की जो गतिविधियाँ कर रहे हैं, उसका ईरान का मानना ये है कि ये एक ईरान की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस वक़्त ईरान का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पर्शियन गल्फ और उस क्षेत्र में है, वेस्ट एशिया के, जहाँ के ऊपर उसके एलाइज़ की लड़ाई चल रही है इज़राइल के साथ, चाहे वो हूती मलेशिया हो, रेबल्स हो जिनको अमेरिका कहता है या फिर अ, शिया मलेशिया इनका लगातार टसल जो है वो अमेरिकन आर्मी जो इराक में प्रेज़ेंस है उनसे है। फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे अ अ, हिज़्बुल्लाह जो कि इज़राइलियों के खिलाफ पैलेस्टीनियन के समर्थन में एक उनसे मिल के लड़ाई लड़ रहा है, उनके फ़ेवर में अटैक करता रहता है बाद में। ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि धीरे-धीरे अटैक करते रहो और अमेरिकन और इज़राइलियों को एंगेज करके रहो फॉर लॉन्ग ड्रॉन बैटल में, ताकि इनके ऊपर ह्यूज एक्सपेंडिचर आए, ऐसा लगता है। और इज़राइल की पॉलिसी भी यही है, एक सेकंड में बता दूँ कि वो भी चाहता है कि जंग चलती रहे, मौका अच्छा है। वो ना केवल वहाँ पे कब्ज़ा करे हमास वो गाज़ा क्षेत्र में बल्कि ऑल्सो वेस्ट बैंक पे भी जहाँ पे वो बड़े-बड़े सेटलमेंट्स बना रहा है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे तफ़सील से। तो अ, इस इनके जो जैश जैश अल-अद्ल की जो मिलिटेंट स्ट्राइक्स ईरान में हो रही थी, उससे उनकी अटेंशन बहुत डाइवर्ट हो रही थी। तो इस कहा जाता है कि इस वजह से ईरान ने उनके ऊपर एक मैसिव अटैक करके उनके ठिकानों को ध्वस्त किया और हालाँकि उसके अंदर 2 बच्चों की भी मौत हुई है और 1-2 लड़कियाँ भी मरी हैं बच्ची। ये बहुत अफ़सोस की बात है। अब देखना ये है कि ईरान की तरफ पाकिस्तान किस तरह से डील करता है। पाकिस्तान ने इसकी निंदा की है, एक्सप्लेनेशन भी माँगा है ईरान से, लेकिन पाकिस्तान खुद बहुत डिपेंडेंट है ईरान पे। अभी कुछ समय पहले ये तय हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर में कि ये जो है अ, ईरान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से वो लगभग 1000 किलोमीटर का है। तो ये तय हुआ था कि 5-6 जगहें उन्हीं ने आइडेंटिफ़ाई की थी, यहाँ पे बॉर्डर ट्रेड बढ़ाने की बात की थी ताकि लोकल लोगों को उससे फ़ायदा हो। लेकिन समस्या उनके साथ भी वही है जो भारत के साथ आई थी कि ये ट्रेड के नाम पे गन रनिंग भी शुरू कर देते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करते हैं, जैसे कश्मीर में कर रहे थे, तो जिस कारणवश इसकी वजह से उसको बंद करना पड़ा। अब देखना ये है कि क्या ये ऐसे ही ईरान के साथ भी होंगे? मुझे लगता है कि अब ईरान अ, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र नहीं आएगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये एक जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इसमें कुछ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, कंट्रोल में नहीं है, वो अलग उनकी एक्टिविटीज़ है, कुछ वो पाकिस्तान के बेहद पे काम करते हैं, इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी पाकिस्तान का ये क्षेत्र जो है बड़ा लॉलेस बनता चला जा रहा है वहाँ के ऊपर। और ईरान से ये इनकी जो कोशिश है कि किसी भी सूरत से ईरान को तोड़ने की, तो ईरानियों का मानना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बड़े देश के कहने पे ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। इस समय जो अ, सिस्तान बलूच प्रोविंस में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको कर तो नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि
आने वाले समय में किस तरीके से पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्ड देता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्ड वो करने की पोज़ीशन में होंगे। एक तो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत खराब है। सेना का डिप्लॉयमेंट अगर बॉर्डर पे करते हैं तो उसमें ह्यूज एक्सपेंडिचर आएगा, जो उनके लिए बहुत घातक साबित होगा। फिर उसके अलावा ये भी है कि इकोनॉमिक कंडीशन के चलते हुए वो एक कोई बड़ा अ, टेंशन किसी दूसरे मुल्क से लेने की स्थिति में नज़र नहीं आते। लेकिन सेना ये होता है, सेना की थिंकिंग अलग होती है, सेना हर चीज़ ज़ोर-ज़बरदस्ती से हल करने की कोशिश करती है। क्या करेगी हम लोग को थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। आज की इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे और जल्दी ही एक नया से लेके आएँगे, आपसे रूबरू होंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के इसको हमारे पॉडकास्ट को देखा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। थैंक यू।